नमस्कार दोस्तों। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, हम स्टूडेंट्स को चिंता होती थी कि आज लंच में क्या खाना मिला है, यहाँ मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, अगला पीरियड कौन सी टीचर का। आज के दिन हालात इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि देश के कुछ एरियाज में स्टूडेंट्स अब रिलीजन के नाम पर लड़ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को अब चिंता है कि यहां पर हिजाब किसने पहना है, भगवा रंग किसने पहना है। इन स्टूडेंट्स को चिंता है किसके मुंह से यहां पर जय श्री राम निकल रहा है, किसके मुंह से अल्लाह अकबर निकल रहा है। इस हद तक देश में डिवीजन फैल गया है। खबर में यह बताया जा रहा है कि कर्नाटका के कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई लड़कियों को अब कॉलेजेस में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके रिस्पॉन्स में एक और काउंटर प्रोटेस्ट किया कुछ लड़कों ने सैफरन शॉल पहनकर। कुछ जगहों पर यह प्रोटेस्ट नारे में बदले, कुछ जगहों पर कुछ लड़कियों को छेड़ा गया और कुछ जगहों पर स्टोन पेल्टिंग तक देखने को मिली। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने फैसला लिया इन स्कूल्स और कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद करने का। ये जो भी कुछ हुआ बहुत ही शर्मनाक था और इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पर एक हिजाब और एक बुर्के के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। ये होता है एक हिजाब, ये होता है एक बुर्का। जो लोग नहीं जानते वो अक्सर मिक्सअप कर देते हैं और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुर्का एक ऐसी चीज है जिसे कई देशों में बैन किया जा चुका है दुनिया भर के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इंक्लूडिंग कई मुस्लिम कंट्रीज में भी इसे बैन किया जा चुका है। लेकिन हिजाब एक मुस्लिम्स के लिए हेड कवरिंग है और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ हिजाब पर फोकस करेगा। अब ये जो पूरा इशू है यहां पर, जिसकी मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा होने लग रही है, इसे 2 अलग अलग सवालों में बांटा जा सकता है। पहला सवाल ये कि क्या हिजाब सही है या गलत है, और दूसरा सवाल ये, जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं क्या उन्हें स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाना चाहिए। इन 2 सवालों को 2 अलग सवालों की तरह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर लोग इन्हें अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है और समाधान नहीं निकल पाता। तो पहले हम पहले सवाल पर फोकस करते हैं, क्या हिजाब सही है या गलत है। जो लोग हिजाब के फेवर में आर्ग्यू करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं हिजाब को पहनना, वो कहते हैं कि हिजाब हमारे ट्रेडिशन का, हमारी परंपरा का और हमारे रिलीजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली। तो ये हमारा हक है हिजाब पहनना, हमारा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर राइट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जनरल तौर पर बात करें तो किसी भी फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शंस के पीछे रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर असर पड़ रहा हो, इंडिया की सिक्योरिटी पर उससे असर पड़ रहा हो, पब्लिक ऑर्डर को उससे ठेस पहुंच रही हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, डिसेंसी या मोरालिटी को वायलेट किया जा रहा हो। ये सारे रीजंस दिए जाते हैं किसी भी फ्रीडम के पीछे रिस्ट्रिक्शंस लगाने को। लेकिन हिजाब पहनना क्या देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? नहीं। क्या मोरालिटी के लिए बेकार चीज है या डिसेंसी उससे खराब हो रही है, पब्लिक ऑर्डर उससे तहस नहस हो रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। एक औरत के हिजाब पहनने से किसी दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, किसी दूसरे की जिंदगी में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये ठीक है। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जो लोग हिजाब के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक पेट्रियार्की का सिंबल है, ये एक पेट्रियार्की की निशानी है। ज्यादातर औरतें हिजाब इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो पहनना चाहती हैं, बल्कि इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनके अराउंड उनका परिवार, उनकी कम्युनिटी उन्हें मजबूर करता है ये पहनने पर। अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूडेड फील नहीं कराया जाएगा, उन्हें हरास किया जाएगा, उन पर जबरदस्ती बनाई जाएगी या फिर उन्हें बहुत ही निचली नजर से देखा जाएगा। ये सिमिलर चीज है जो कुछ लोग घूंघट के बारे में भी कहते हैं, और इस बात में भी दम है, क्योंकि कई देशों में हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जहां पर हजारों की संख्या में औरतें सड़कों पर आ गई कंपल्सरी हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है 2017-19 के इरानियन प्रोटेस्ट। Some of the posted videos show solidarity. من از دختران نه به حجاب اجباریم. औरतें नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती उनको हिजाब पहनने के लिए कंपलसरी बनाया जाए। तो यहां जो आर्ग्यूमेंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेकर। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो लोग सबसे ज्यादा अगेंस्ट हैं हिजाब के, वो ना तो वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस देना चाहते हैं। वो हिजाब के अगेंस्ट बस इसलिए हैं क्योंकि वो इस धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए वो अपनी डोमिनेंस जतलाना चाहते हैं और अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर लड़कों ने इकट्ठे होकर एक लड़की को छेड़ा जो अकेली जा रही थी हिजाब पहनने। अगर ये लड़के सही में वुमेन एम्पावरमेंट चाहते तो यहां पर चीख चीख कर धमकाने वाली भाषा में नहीं बात कर रहे होते।
लेकिन एनीवेज अगर हम अपने दो आर्ग्यूमेंट्स पर वापस आए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में यहां पर दम है, तो कौन यहां पर सही है? सरकार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक सरकार का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? लोगों के प्रति सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटीग्रेटेड हो, एक साथ मिलजुल कर रहें, यूनिटी में रहें, हार्मनी में रहें, और एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले लोगों को आजादी हो, कुछ भी करने की फ्रीडम ऑफ चॉइस हो एज मच एज पॉसिबल। अब यह पाने के लिए क्या किया जाए? लोगों को अपने रिलीजियस कपड़े पहनने दिए जाएं ताकि लोग अपने रिलीजियस सिंबल्स, अपने अलग अलग टाइप के कपड़े आराम से पहन सकें, तब ज्यादा लोग सोशली इंटीग्रेटेड साथ में खुशी से मिलजुल कर रहेंगे, या फिर लोगों को रिलीजियस सिंबल्स कंप्लीटली बैन कर दिए जाएं, लोग एक तरीके के कपड़े पहने, अपने धर्म को अपने कपड़ों में ना इस्तेमाल करें, तब ज्यादा लोग खुश रहेंगे? इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। इसी रीजन की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग अप्रोच रहा है इस चीज को लेकर। सेम विद हिजाब, क्या यहां पर औरतों को आजादी दी जाए हिजाब पहनने की? लेकिन यह कैसे पता लगेगा कि ये औरतें अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है? यहां पर इनके परिवार के द्वारा, इनके कम्युनिटी के द्वारा इन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है हिजाब पहनने के लिए। यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसी रीजन से अलग अलग देशों के अलग अलग अप्रोचेस और अलग अलग टाइप का सेक्युलरिज्म का बुनियादी तौर पर मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इस फिलॉसफी की शुरुआत एक्चुअली में यूरोप में हुई थी, एक ऐसे समय में जब चर्च और उस समय के जो राजा महाराजा थे यूरोप में, दोनों साथ में मिलकर एक तरह से सरकार का काम करते थे उन देशों में जो उस वक्त होते थे। तो चर्च की बहुत सुनी जाती थी गवर्नमेंट मैटर्स में, स्टेट अफेयर्स में, और इस चीज को हटाने के लिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि चर्च और स्टेट को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। जो चर्च है वो गवर्निंग अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा डे टू डे, और जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। इस चीज की बात मैं डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में करूंगा, जो आज से 2-3 हफ्ते बाद, इसी महीने बाद में रिलीज होगा, तब जाकर उसे देख लेना। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन था यूरोपियन देशों में, कहा गया कि वहां से रिलीजन को बिल्कुल निकाला जाए, दूर रखा जाए। मीडिया, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब में रिलीजन का कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया वो इससे काफी अलग था। इंडिया में चर्च की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी स्टेट अफेयर्स में, बल्कि इंडिया में टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस की विचारधाराएं काफी टाइम से अपने आप ही देखने को मिली थी। भारत की जमीन पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब ने कदम रखा और मोर और लेस सब साथ में मिलकर रहे। सूफी और भक्ति मूवमेंट्स थी जिन्होंने लोगों के भाईचारे को बढ़ाया, एक दूसरे के साथ लोगों को प्यार से रहना सिखाया। इसके पीछे कई लोगों को क्रेडिट जाता है, इंक्लूडिंग बाबा फरीद, संत कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई और इवन अकबर जैसे राजा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म बना, वो इस आधार पर बना कि सारे धर्म एक बराबर है, सबको इक्वालिटी दी जाए और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहें। इस आइडिया के पीछे महात्मा गांधी जी का काफी इंफ्लुएंस रहा था। उन्हें लगता था कि इंडिया एक हाईली रिलीजियस सोसाइटी है, यहां पर लोग धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, और फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म यहां पर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इस तरह का सेक्युलरिज्म इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि जहां पर लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। तो इसका कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिला कि इंडिया और अमेरिका जैसे देशों में जिस तरह का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, उसे सॉफ्ट सेक्युलरिज्म कहा जाता है, कि स्टेट जो सरकार है वो रिलीजन से कंप्लीटली दूर नहीं रहेगी, बल्कि इंटरफेयर करेगी, लेकिन सारे धर्मों को इक्वली सपोर्ट करके, रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी लेकिन इक्वली। यही रीजन है कि हम इसके कुछ उदाहरण होते हुए देखते हैं कि हज पिलग्रिमेज पर इंडियन सरकार भेजती है लोगों को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की फॉर्मेशन करती है, और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल होगा रिसेंट टाइम्स में दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें हर धर्म के लोग पिलग्रिमेज कर सकते हैं अपनी सेक्रेट पिलग्रिमेज साइट पर, और इसके लिए सरकार पैसे देने लग रही है। सरकार बेसिकली प्रमोट करने लग रही है एक तरीके से रिलीजन को, लेकिन सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट कर रही है। वैसे इंडियन सेक्युलरिज्म की विचारधारा के पीछे हमारे महान लोग जो इन्वॉल्व थे, उनके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम पे मैं कुछ ऑडियो बुक्स रेकमेंड करूंगा, महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की और सम्राट अशोक के ऊपर। इनके विचार आप उन ऑडियो बुक्स में डिटेल में समझ सकते हैं। कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इनकी साल भर की कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी आपके लिए साल भर की इनकी पूरी लाइब्रेरी की कॉस्ट
सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर पड़ेगी। तो ये सारी जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, उन सबको आप सुन सकते हैं इस प्राइस में। लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस और कई यूरोपियन देशों में जिस तरीके का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसे कहा जाता है हार्ड सेक्युलरिज्म या फिर नेगेटिव सेक्युलरिज्म। सरकार बिल्कुल रिलीजन को दूर रखना चाहती है हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, इसीलिए किसी भी तरीके की रिलीजियस ड्रेस, किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल बैंड होता है अक्सर। तो फ्रांस जैसे देशों ने स्कूल में हिजाब को बैन कर रखा है और जो यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने कह रखा है कि यूरोपियन देशों में एम्प्लॉयर्स की मर्जी है, अगर वो चाहे तो अपनी वर्क प्लेस पर भी हिजाब को बैन कर सकते हैं। तो ये कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया गया है बेसिकली। फ्रांस में वैसे ये चीज इस हद तक है कि आज से करीब 7 साल पहले एक ऐसा केस हुआ था। फ्रेंच स्कूल में पोर्क सर्व किया जा रहा था लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और मुस्लिम लोग ऑब्वियसली पोर्क नहीं खाते यहाँ पर, लेकिन उस दिन खाने में, लंच में बच्चों को सिर्फ पोर्क ही मिला था। तो कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कॉल करके कहा कि हम मुस्लिम से, हम पोर्क नहीं खाते। तो स्कूल की तरफ से जवाब मिला था कि पोर्क ही खाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। हमने आज पोर्क खिलाया तो हर बच्चा यहाँ पर पोर्क खाएगा। यहाँ पर धर्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर। चाहे आप अपने रिलीजन को देखकर वेजिटेरियन बनो, कुछ बनो, लेकिन हम जो खिलाएंगे आपके बच्चों को खाना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको सुनने में एक्सट्रीम लग रहा है तो कुछ कंट्रीज इससे भी ज्यादा आगे चली गई हैं हार्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर, जैसे कि चाइना में लिटरली चर्चिस को तोड़ा जाता है, चर्चिस से क्रॉसेस को हटाया जाता है। उन्होंने कितने हजारों पास्टर्स को जेल में डाल दिया है। और कहा जाता है कि चाइना में 1 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप्स में भेजा जा रहा है पॉलिटिकली ब्रेन वॉश करने के लिए। इस हद तक नफरत करती है चाइनीज सरकार रिलीजन से। अगर हम सेक्युलरिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन देखें यहाँ पर कि सरकार को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजन में, तो चाइना तो इतना उल्टी डायरेक्शन में चला गया है कि चाइना को शायद एक सेक्युलर कंट्री बुलाया भी नहीं जा सकता। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, इंडियन यूएस वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म या फिर फ्रेंच यूरोपियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म? इसका सीधा सीधा कोई भी आसान जवाब नहीं है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल इंडिया के लिए बेटर रहेगा? क्या इंडिया को भी फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर फ्रेंच मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि ना सिर्फ हिजाब बैन है बल्कि सिखों के लिए पगड़ी भी बैन होगी, किसी भी तरीके के रिलीजियस धागे अलाउड नहीं होंगे, बिंदी, टीका कंप्लीट बैन। इसके अलावा स्कूल में किसी भी तरीके की रिलीजियस प्रेयर्स नहीं गाई जा सकती, चाहे वो हिंदू प्रेयर्स हो चाहे क्रिश्चियन प्रेयर्स हो। और ऑब्वियसली स्कूल के अलावा ये चीज हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में वैलिड होगी, यानी सरकार में बैठे लोग भी किसी तरीके का रिलीजियस ड्रेस या किसी तरीके के रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीडिया में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इमेजिन कर सकते हो आप। अब सच बताऊं तो यहां पर दोनों मॉडल्स के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का क्या नुकसान है? इसका नुकसान हमें दिखता है सोशल इंटीग्रेशन में। कई रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं फ्रांस से, जिन्होंने बताया है कि जब से फ्रांस ने हिजाब बैन किया था स्कूलों में, कॉलेजेस में, तब से सोशल इंटीग्रेशन मुस्लिम्स का सोसाइटी में कम हो गया है। मुस्लिम्स ज्यादा एक्सक्लूडेड हो गए हैं सोसाइटी से। इसे समझने के लिए थोड़ा आपको कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा कि इमेजिन करके देखो अगर इंडिया में हिजाब बैन किया जाता है तो रियलिस्टिकली आगे होगा क्या। अक्सर जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं वो ऐसे परिवारों से आती हैं जिनके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर एजुकेशन से भी बढ़कर रिलीजन होता है। अब ऐसे केस में अगर हिजाब बैन कर दिया जाएगा स्कूलों में तो क्या होगा? लड़की के पेरेंट्स शायद उस स्कूल से उसे निकाल दें, स्कूल जाने ही ना दें, किसी दूसरे रिलीजियस स्कूल में डाल लें। और अगर कोई आसपास रिलीजियस स्कूल नहीं है तो स्कूल जाने ही ना दे अपनी लड़की को। वो अपनी लड़की की शादी कराकर वहां पर और दूसरा भविष्य बना देंगे। तो ये लड़कियों की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज छीनना हो गया बेसिकली। आप में से शायद कुछ लोग बोलेंगे क्या इतना मुश्किल है, अगर स्कूल में आना है तो हिजाब अपना हटा दो आने से पहले। लेकिन रियलिटी में कोई बच्चा, कोई छोटी लड़की जो स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मान लो, वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद से नहीं ले रही होती, अक्सर उसके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हिजाब बैन नहीं किया जाएगा, हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस जाने दिया जाएगा, तो लड़कियां अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं, और शायद जब वो पढ़े लिखी बनेंगी उनकी आने वाली पीढ़ियां वो अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में सिखाएंगी और उन पर जबरदस्ती हिजाब इंपोज नहीं करेंगी। तो ये जो पेट्रियार्की वाला सवाल था कि लड़कियों को मजबूर किया जाता है हिजाब पहनने के लिए, इसका सोल्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट से आता है, जिसके लिए एजुकेशन की सख्त जरूरत होती है। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन मुझे लगता है ये इंडियन सोसाइटी के लिए काफी सच है। आपकी क्या राय है यहाँ पर? अब जैसा मैंने बताया हर मॉडल के अपने फायदे नुकसान है, तो इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म के भी कुछ अपने नुकसान है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि लाइन कहां पर ड्रॉ करी जाए। यहां पर
अगर आज हिजाब में स्कूल में आना अलाउड है तो कल को कोई औरत बुरखे में भी आ सकती है स्कूल में। भाई मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और कल को मैं बोलूं कि मैं अपना एक नया रिलीजन बना रहा हूं और मेरे रिलीजन में बिकिनी में भी आना अलाउड है, तो कल को कोई बिकिनी में भी आ सकता है स्कूल में। कैसे इस चीज को होने से रोका जाए, क्या इसके लिए रीजनिंग होगी? और दूसरा डिसएडवांटेज, क्योंकि यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल चीज है, इसीलिए लोगों को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना ज्यादा आसान बन जाता है। लोगों को भड़काना, लोगों को एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पर लड़वाना ज्यादा आसान बन जाता है फ्रेंच मॉडल के कंपैरिजन में। और यही हमें होते हुए दिख रहा है आज के दिन। लोग धर्म के नाम पर कपड़ों को लेकर लड़ने लग रहे हैं, स्टूडेंट्स लड़ने लग रहे हैं। क्या सोल्यूशन है इस चीज का? आराम से बैठकर बातचीत करके पीसफुली इस चीज का समाधान निकाला जाए। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक काम दिया जाए, ये लाइन ड्रॉ करने का, रूल्स बनाने का कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। यहां पर मुश्किल नहीं है ये करना, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ संगठन यहां पर अपनी भरपूर कोशिश करें बच्चों को भड़काने की, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाने की। क्योंकि इलेक्शन आ रही हैं, जल्दी से जल्दी कोई हिंदू मुसलमान का इशू यहां पर बनाया जाए। अगर लोग इन इशू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो लोग फिर अपने इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन चीजों के बारे में सोचने लग जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। हम चाहते हैं कि लोग इन्हीं धर्म की चीजों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहें, इसी में ही बिजी रहें लोग। सोचने वाली बात यह है कि कौन सा वो संगठन था जो यहां पर इन लड़कों को ये भगवा रंग के शॉल्स बांटने लग रहा था, जो इन लड़कों को कह रहा था कि यहां झुंड में आ जाओ और लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दो, यहां जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दो। ऐसा तो होगा नहीं कि लड़कों ने खुद से सोचा होगा कि हम सब एक साथ में सेम कलर का ये भगवे रंग का शॉल पहनकर आ जाते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था, लोगों को कहा जाता था कि एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के आओ, तो लोग अलग अलग शेड्स की व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आते थे। कोई एग्जैक्ट सेम शर्ट 3 से ज्यादा लड़कों में दिख जाए, ये भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। और यहां पर तो 100 से ज्यादा लड़कों को एक जैसी दिखने वाली सैफरन शॉल दी जा रही है। ये काम किसी संगठन का है, ये खुद से नहीं किया इन बच्चों ने, किसी ने इन्हें भड़काने की कोशिश करी है ये। और कर्नाटका की सरकार का यहां पर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं करी है इस चीज को रोकने की। ये अभी नहीं है, एक्चुअली में ये दिसंबर के महीने से ही कोशिश करी जा रही थी लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने की। कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हमें कर्नाटका में, जहां पर कुछ संगठन के लोग एक स्कूल या कॉलेजेस में घुस गए और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को रोकने लगे। ये चीज एक बारी नहीं बल्कि 7 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए ऐसे। क्रिश्चियंस पर हमला किया गया था इससे पहले। सरकार ने क्या एक्शन लिया यहां पर? क्या सरकार चाह रही है ये चीजें हो? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो सोचने वाला है। और अगर सरकार सही में चाहती है देश में सोशल इंटीग्रेशन बढ़ाना, कि सब लोग साथ में मिलजुल कर रह सकें, देश में यूनिटी हो, देश में लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले और वुमेन एम्पावरमेंट हो, तो वैसे डिसीजंस भी लेने चाहिए फिर सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद।